हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। मैं हूं शिखा और आज हम करेंगे अपना चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। और ये बहुत ही अचीवेबल वाला चैप्टर है। मतलब इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं, रीची जिनका नाम है, उन्होंने अपनी लाइफ में कितनी सारी अचीवमेंट्स किए, तो उससे देखकर हम प्रेरित होंगे। ठीक है। एंड जो लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, फिर साइंस की स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, फिर उसमें कैसे तरक्की पाए, तो उनको भी एक मार्गदर्शन इस चैप्टर में मिलेगा। बल्कि जो कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज वाले हैं, उनको भी ये चैप्टर पढ़ना ही है। ओके, सो चलो भाई स्टार्ट करेंगे अपने इस चैप्टर को, मतलब जो आगे लेंगे स्ट्रीम, नॉट नाउ। ओके, अच्छा, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। और ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। हम डिटेल्ड एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो साइंटिस्ट का नाम क्या था? रिचर्ड एच एब्राइट। वो अपने रूममेट के साथ रहते थे। उन्होंने पूरे विश्व को सरप्राइज कर दिया था, वो भी सिर्फ 22 की एज में। और उन्होंने अपनी एक थ्योरी एक्सप्लेन की थी कि हमारे जो बॉडी के सेल्स है वो कैसे काम करते हैं। और उनकी जो थ्योरी है वो एक मैगजीन में छपी थी, जिसका नाम क्या था? नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस में। और ये मैगजीन ऐसी वैसी मैगजीन नहीं थी, बहुत फेमस मैगजीन थी। और ये कभी भी कॉलेज के स्टूडेंट का जो वो था पेपर, वो कभी छापती नहीं थी या पब्लिश नहीं करती थी। बट वो रिचर्ड एच एब्राइट के काम से इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई कि पहली बार कॉलेज स्टूडेंट का काम उसने पब्लिश किया है। फॉर रिचर्ड एब्राइट उनकी इतनी सारी अचीवमेंट्स में से ये स्पेशल अचीवमेंट थी। और उसके बाद उनकी ये जो क्यूरियोसिटी थी साइंस में, वो बटरफ्लाइज की वजह से आई थी, है ना। तो एब्राइट जो है वो पेनिसिल्वेनिया में पले बड़े, और वो इकलौते थे अपने पेरेंट्स के। और वो उनके साथ ज़्यादा लोग नहीं थे, बहुत कम लोगों के साथ। उनके पास ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, क्योंकि पेनिसिल्वेनिया में ना बहुत कम लोग रहते थे। ठीक है। और वो अकेले रह के भी क्या कर सकते थे? कुछ भी नहीं कर सकते थे, है ना। तो क्या करते थे, उनके पास कोई फ्रेंड नहीं था जो उनके साथ फुटबॉल खेल सकते या बेसबॉल खेल सके। तो थिंग्स कलेक्टिंग की हॉबी में लग गए थे। उन्होंने सबसे पहले क्या कलेक्ट करना स्टार्ट किया? बटरफ्लाई, रॉक, फॉसल, कॉइन्स, है ना, जब वो किंडरगार्टन में थे। उसके बाद वो कभी कभी स्टार्स को घूरने लग जाते थे। पूरा दिन वो मतलब पूरी रात वो इंटरेस्टेड रहते थे एस्ट्रोनॉमी पढ़ने में। और वो जो थे वो नई नई चीज़ों को सीखने में बड़े इच्छुक रहते थे, मतलब क्यूरियस रहते थे। उनका बड़ा शार्प माइंड था। उनकी मम्मी भी उनको उत्साहित करती थी, एनकरेज करती थी कि तुम्हें कुछ याद करना चाहिए। वो उन्हें लर्निंग ट्रिप्स पे ले जाया करती, उनको टेलीस्कोप दिलाया करती और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को दिलाया करती, जिसकी वजह से वो नई नई चीज़ें सीख सके। और उनकी मम्मी ही उनकी एक इकलौती दोस्त थी, और वो उन्हीं के साथ हमेशा स्कूल में जाते थे। और वो इन टेलीस्कोप की वजह से पूरी रात भर इन तारों को देखा करते। जब उन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया, तो उनकी मम्मी जो है एब्राइट के बहुत सारे फ्रेंड्स को घर पे बुला लिया करती, ताकि वो जो है अच्छे दोस्त बन जाए। मतलब रिचार्ड के भी काफी सारे अच्छे अच्छे दोस्त बन जाए। तो ही एंड हिज मदर, रात में वो और माँ और बेटा दोनों साथ साथ रहते थे। वो दोनों साथ के साथ बहुत सारी चीज़ों को याद करते। एब्राइट का निकनेम उनकी मदर ने रीची रखा था पूरी लाइफ के लिए। और रीची जब अपने 3rd स्टैंडर्ड में थे, तब उनके पापा चल बसे थे, जिसकी वजह से अब उनकी मदर ही उनका पूरी लाइफ है और पूरा सपोर्ट सिस्टम है उनके फादर के बाद। वो अपनी इवनिंग साथ साथ गुजारते थे, है ना। अगर रीची के पास कुछ काम नहीं है करने के लिए, तो उनकी मदर जो है कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ के लाती थी, जिसकी वजह से वो रीची को इंडल्ज रखती थी कुछ ना कुछ काम में, ताकि कुछ ना कुछ सीखता रहे। ठीक है। सो ही यूज टू लाइक द लर्निंग वर्क। उनकी मदर जो भी उन्हें याद करने के लिए या फिर कुछ ऐसे टास्क देती थी, वो उन्हें करना बड़ा अच्छा लगता था। और वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते थे, नई नई चीज़ों को ट्राई करके देखना चाहते थे। वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, एज ही यूज टू स्कोर गुड इन द क्लास। और वो हमेशा ही अपने क्लास में बड़ा अच्छा स्कोर किया करते और अपने डेली टास्क को रेगुलरली करा करते। बट बाय द टाइम व्हेन ही वाज इन 2nd क्लास, जब वो 2nd क्लास में आए, तब उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्हें कलेक्टिंग का बड़ा शौक था, तो उन्होंने 2nd क्लास तक 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई कलेक्ट कर ली थी। और वो बटरफ्लाई उन्हें अपने पड़ोस से मिला करती थी, है ना। और जब उनका बटरफ्लाई कलेक्ट अब, तो उन्होंने सोचा कि शायद भी ये मेरा बटरफ्लाई कलेक्शन का एंड होने वाला है। तभी उनकी मम्मी ने एक चिल्ड्रन बुक लाके रीची को दे दी। और उस बुक का क्या नाम था? द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स।
एंड जो मोनार्क एक्स थी वो एक टाइप की बटरफ्लाई थी, ठीक है। तो उस बुक में मोनार्क बटरफ्लाइज के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, और वो ये बोलती है वो बुक कि मोनार्क बटरफ्लाई जो है ना वो हमेशा माइग्रेट करके सेंट्रल अमेरिका तक पहुंच जाती है। और वो बुक जो है वो एब्राइट के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है कि उसकी क्यूरियोसिटी जो है वो साइंस की तरफ ज़्यादा चलने लग जाती है। और उस चिल्ड्रन बुक के एंड में जो उसकी मम्मी ने उसको लाके दी थी, उसके एंड में एक पेज होता है कि जो भी आपने बटरफ्लाइज की कलेक्शन की है वो आप वहां पर पेस्ट कर दो या फिर टैग कर दो, और उसको कहाँ पर भेज सकते हो आप, उस पे लेटर लिख के डॉक्टर फ्रेडरिक ए ओर्क्यूहार्ट जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के प्रोफेसर हैं, वहां पर आप उनको भेज सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ सिस्टम था इनका, है ना। और रीची की मदर ने डॉक्टर उर्क्यूहार्ट को एक लेटर लिखा, और वो पिक्चर मतलब वो जो बटरफ्लाईज कलेक्ट की थी रीची ने, उनको एडहेसिव टैग्स के थ्रू चिपका दिया उस पेज पर, उसके बाद वो सेंड कर दिया डॉक्टर उर्क्यूहार्ट को, ठीक है। और जिसका भी मान लो अगर सिलेक्ट हो गया, जो जैसे डॉक्टर उर्क्यूहार्ट को जिसका भी अच्छा लगा कलेक्शन, तो उनको किस चीज़ का मौका मिलेगा कि वो बटरफ्लाई माइग्रेशन को स्टडी करने का उनको मौका मिलेगा, ठीक है। तो अब जो बटरफ्लाई कलेक्शन का सीजन था वो 6 वीक्स का होता था, और एब्राइट ने समझ चुके थे कि अगर वो बटरफ्लाई ही कंटिन्यू करते, मतलब बटरफ्लाई को कलेक्ट करना ही कंटिन्यू करते गए एक के बाद एक, तो ज़्यादा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि अब जो है मैं बटरफ्लाईज को अपने बेसमेंट में कलेक्ट करा करूँगा, और मैं एक फीमेल बटरफ्लाई को कलेक्ट करूँगा, उसके एग्स को कलेक्ट करूँगा, उनको अपने बेसमेंट में बड़ा करूँगा, और एक प्रॉपर लाइफ साइकिल उनका देखूंगा कि कैसे कैसे होते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, देन ही यूज्ड टैग द विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई। उसके बाद वो बटरफ्लाई के विंग्स के ऊपर एक टैग करेंगे, मतलब जैसे ही वो बड़ी हो जाए, मतलब क्या सोचा था उन्होंने कि अब उनकी ना क्यूरियोसिटी बटरफ्लाई कलेक्शन में थोड़ी सी कम हो गई थी, और वो सोचा करते कि मैं अगर एक एक करके बटरफ्लाईज को पकड़ूंगा तो मैं ज़्यादा कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने थोड़ा रिप्रोड्यूस का कंसेप्ट देखा, उन्होंने सोचा कि मैं एक फीमेल बटरफ्लाई को कलेक्ट करूंगा, वो एग्स देगी, उसके बाद बटरफ्लाई के जो एग्स होंगे उनको बेसमेंट में लगाऊंगा, और वहां से वो प्रॉपर जो बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल होता है, लार्वा प्यूपा वगैरह, वो सब देखूंगा, और वहां से और बटरफ्लाईज अपने आप ही रिप्रोड्यूस होंगी, मुझे कैच करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। और जैसे ही वो बटरफ्लाईज एक बार डेवलप हो जाएंगे, अच्छे से बन जाएंगे, उसके बाद उनके विंग्स पे मैं एक टैग करूंगा और उनको उड़ने दूंगा, और जो भी उस बटरफ्लाई को पकड़ेगा तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकता है इस तरीके से, ठीक है। और लोगों के साथ दो लोगों को मिली भी थी ऐसी बटरफ्लाईज, लेकिन वो जो है रीची से 75 माइल्स अवे रहते थे, जिसकी वजह से उनका कांटेक्ट जो है वो नहीं हो पाया था, है ना। तो इस तरीके से अब बहुत सारे मोनार्क्स जो है, 1000 ऑफ मोनार्क्स जो है वो बेसमेंट में हो गए थे, अलग अलग लाइफ स्टेजेस में वो ग्रो हो रहे थे बहुत सालों तक। उसके बाद उन्होंने बटरफ्लाई टैगिंग में इंटरेस्ट खो दिया, क्योंकि वो बहुत स्लो और एक टायरिंग प्रोसेस था, उन्हें ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं मिला। और जितनी भी उन्होंने बटरफ्लाई टैग की थी और उड़ाई थी, वो उनमें से 2 लोगों को मिली भी थी, बट वो बहुत ज़्यादा दूर रहते थे जहाँ पर एब्राइट रहते थे, एब्राइट से बहुत दूर लोग रहते थे, है ना। फिर जब वो 7th क्लास में आए, ही केम टू नो व्हाट रियल साइंस वाज एज ही लॉस्ट एट अ कंट्री साइंस फेयर। तो 7th क्लास में कंट्री साइंस फेयर लगा हुआ था, वहां पर वो हार गए थे। उन्हें थोड़ा बुरा लगा था कि सभी लोगों ने, जिसने भी कंट्री साइंस फेयर में पार्ट लिया था, वहां पर सभी लोगों ने कुछ ना कुछ जीता, बट मैंने कुछ नहीं जीता, क्योंकि रीची ने सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर एक स्लाइड की उन्होंने क्या किया था, एक स्लाइड के ऊपर, ग्लास स्लाइड के ऊपर सिर्फ फ्रॉक के टिश्यूज रखे थे और उनको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखा दिया। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि मुझे क्यों नहीं मिला कुछ, मैं क्यों नहीं जीत पाया। उन्होंने देखा कि मैं सिर्फ डिस्प्ले कर रहा था, लेकिन बाकी सारे के सारे लोग ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे थे। तब उन्हें समझ में आया कि रियल साइंस क्या होती है, और उसके बाद उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ गई थी। अब उन्होंने डिसाइड किया कि अच्छा, मैं भी एक रियल प्रोजेक्ट बनाऊंगा और मैं भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। उन्होंने सोचा कि अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लानी पड़ेगी, और लेकिन किस चीज़ में नॉलेज लेके आऊँ, इंसेक्ट्स के बारे में मुझे ज़्यादा पता है, तो मैं इंसेक्ट्स के सब्जेक्ट में ही ज़्यादा घुस जाता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने डॉक्टर उर्क्यूहार्ट को आइडियाज़ के लिए एक लेटर लिखा कि मुझे बहुत सारे आइडियाज़ दे दो अपने साइंस फेयर के लिए। और
वैसे फिर डॉक्टर उर्क्यूहार्ट ने रिप्लाई भी भेजा कि तुम इनके ऊपर काम कर सकते हो। तो वो बिजी रहते थे उन सारे आइडियाज़ के ऊपर अपने हाई स्कूल में, और उन्हीं आइडियाज़ की वजह से उन्होंने बहुत सारे रीची ने बहुत सारे प्राइजेस भी जीते थे। 8th क्लास में उन्होंने किस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था? ही ट्राई टू फाइंड द कॉज। अब एक डिसीज, एक बीमारी फैल गई थी। उस बीमारी में क्या हो रहा था कि बहुत सालों से ना मोनार्क कैटरपिलर्स की बार बार डेथ हो रही थी एक बीमारी की वजह से। तो एब्राइट ने सोचा कि क्या पता ये जो बीमारी है जिसकी वजह से मोनार्क कैटरपिलर्स की डेथ हो रही है, ये क्या पता बीटल से आ रही हो, कि जैसे जैसे कैटरपिलर्स बड़े हो रहे हो और वो मर जाते हैं बीच में क्योंकि बीटल्स का प्रेजेंस हो। तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है ना। इट वाज ऑफ नो यूज बट व्हेन ही शोड, वैसे तो ये किसी काम का नहीं था, बट जब उसने एक्सपेरिमेंट शो किया अपने कंट्री साइंस फेयर में, तब उन्हें अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ जीता। और नेक्स्ट ईयर उन्होंने एक थ्योरी ट्राई की, जिस थ्योरी में वो क्या कहते थे कि वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी करते हैं मोनार्क को। अब उन्होंने इस थ्योरी को थोड़ा और समझाने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि वाइसरॉय बटरफ्लाइज एकदम मोनार्क की तरह लगती हैं, क्योंकि जो बर्ड्स होती है जैसे कौवे वगैरह, उन्हें ना मोनार्क इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती। कौवे या फिर बर्ड्स जो है मोस्टली वाइसरॉयज को ही खा लेते हैं। तो वाइसरॉय सोचती है कि अगर हम मोनार्क जैसे दिखने लगेंगे तो शायद वो जो बर्ड्स है वो हमें खा नहीं पाएंगे और हमारी जान बच जाएगी। तो इसलिए वाइसरॉय जो है वो कॉपी करती है मोनार्क को। तो वो इस प्रोजेक्ट को दिखाना चाहते थे कि क्या पता मोनार्क को ये कॉपी करती हो, है ना। तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, ही फाउंड आउट द स्टर्लिंग बर्ड्स। उन्होंने देखा कि स्टर्लिंग बर्ड्स जो है वो प्रेफर करते हैं मोनार्क को खाना, जबकि हमने क्या देखा था कि वाइसरॉय को खाना पसंद करते हैं, लेकिन स्टर्लिंग बर्ड जो है मोनार्क को खाना पसंद करती हैं। लेटर रिसर्च ने बाद में और रिसर्च का पता चला, बाद में और रिसर्च की, तब उन्होंने देखा कि वाइसरॉय सच में मोनार्क को कॉपी कर रही है। और इस प्रोजेक्ट ने वॉन किया जूलॉजी डिपार्टमेंट का फर्स्ट डिवीजन और 3rd ओवरऑल पोजीशन, वो भी कंट्री साइंस फेयर में। तो इस तरीके से किसने, एब्राइट ने ऐसे ऐसे प्राइजेस जीते, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए। ड्यूरिंग हिज 2nd ईयर ऑफ हाई स्कूल का जब 2nd ईयर आया तो रिचर्ड ने स्टार्ट किया एक रिसर्च करना, जिसमें क्या था, उन्होंने एक अननोन इंसेक्ट के हार्मोन के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करना स्टार्ट किया, जिस इंसेक्ट हार्मोन की वजह से एक न्यू थ्योरी निकल के आई लाइफ की, इंसानों की लाइफ की, कि कैसे हमारे सेल्स काम करते हैं। और क्वेश्चन जो था वो रिसर्च का, वो बहुत सिंपल था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट ऑन द मोनार्क प्यूपा, कि जो मोनार्क का प्यूपा होता है उस प्यूपा के ऊपर 12 स्पॉट्स लगे रहते हैं, 12 ऐसे दाने दाने टाइप के हैं, मतलब स्पॉट्स हैं, एक तरीके से दाग से हैं। तो उन 12 दागों का क्या फायदा है, ठीक है। तो ऐसे से मतलब ये बेसिक क्वेश्चन था, रिसर्च का बेसिक क्वेश्चन ये था। तो ये 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स के ऊपर जानना चाहते थे कि ये क्यों होते हैं, इनका क्या फायदा है, ठीक है। और फिर वो धीरे धीरे इसी क्वेश्चन के थ्रू एक इंसेक्ट हार्मोन के ऊपर रीच करता है, और इंसेक्ट हार्मोन की वजह से वो सेल्स की लाइफ को समझने में हेल्प करते हैं। तो एक ही क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं, है ना। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मोनार्क के प्यूपा पर ये जो स्पॉट्स होते हैं ये सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस के लिए होते हैं, लेकिन डॉक्टर उर्क्यूहार्ट जो है वो इस बात को बिलीव नहीं करते, क्योंकि एट लास्ट डॉक्टर उर्क्यूहार्ट ने ही ये आइडिया दिया था कि तुम इसके ऊपर रिसर्च करना, ठीक है, एब्राइट को। तो डॉक्टर उर्क्यूहार्ट इस बात पे बिलीव नहीं करते। तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए एब्राइट ने और बहुत सारे एक्सेलेंट साइंस स्टूडेंट ने साथ ही साथ एक डिवाइस बनाया, जिसकी वजह से उन्हें पता चला, उन्होंने प्रूफ किया कि ये जो स्पॉट्स होते हैं मोनार्क के प्यूपा पर, ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं। जैसे ये स्पॉट है, इसके अंदर एक हार्मोन बनता है, ठीक है, जिसकी वजह से इस पूरी बटरफ्लाई की डेवलपमेंट होती है इस प्यूपा के अंदर, है ना। और विद दिस एब्राइट ने फर्स्ट प्राइज जीता कंट्री साइंस फेयर में, और उनको एंट्री मिली इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में, है ना। देयर हिज प्रोजेक्ट वॉन प्राइज 3rd प्राइज फॉर जूलॉजी। और इस फेयर में जो इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर था, इसमें उन्होंने जूलॉजी के लिए 3rd प्राइज जीता, और उनको एक चांस मिला कि वो एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी जो कि वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में थी, वहां पर वो काम कर सके।
उन्होंने अपना काम यहाँ पर भी मोनार्क प्यूपा के ऊपर कंटिन्यू रखा एज हाई स्कूल जूनियर, और उसके बाद उन्होंने फर्स्ट प्राइज मिला इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी, ठीक है। और ये प्राइज जीतने के बाद उनको एक और चांस मिला कि वो आर्मी लेबोरेटरी में काम कर सकते हैं समर्स के दौरान, ठीक है। और देन ड्यूरिंग सीनियर ईयर, अब उनका जो सीनियर ईयर था तो उन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट ट्राई किया जिसमें उन्होंने देखा कि मोनार्क इन विच ही ग्रू सेल्स फ्रॉम मोनार्क विंग। उन्होंने क्या किया, जो मोनार्क बटरफ्लाई का पंख था उससे कुछ सेल्स उन्होंने निकाल लिए, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि ये जो सेल्स उन्होंने निकाले हैं ना, ये अपने आप ही डिवाइड हो जाते हैं। मतलब जैसे एक सेल है तो ये डिवाइड हो गया, और फिर थोड़े बहुत और बढ़ गए, 1 से 2 बन गए, 2 से 3 बन गए, 3 से 4 बन गए, ऐसे से, और उन सेल्स से ही एक नॉर्मल बटरफ्लाई पूरी डेवलप हो गई है ना। और मतलब विंग्स के सेल्स से ही पूरी बटरफ्लाई डेवलप हो गई, ठीक है। और उन्होंने क्या देखा, विंग स्केल्स प्रोवाइडेड दैट दे वर ट्रीटेड विद द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। और वो जो गोल्ड स्पॉट्स थे ना, जैसे विंग्स पे ही थे मोस्टली गोल्ड स्पॉट्स, तो गोल्ड स्पॉट्स जो थे वहीं से उन्होंने वो सेल्स लिए थे। अब उन सेल्स से क्या था, उन सेल्स के अंदर एक हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा था, और उन हार्मोन से ही एक पूरी बटरफ्लाई जो है वो पूरी बन गई, और उसी की वजह से वो डेवलप हो गई इस तरीके से। तो इस रिसर्च ने उनको इंटरनेशनल फेयर में फर्स्ट प्राइज जिताया, और उन्होंने अपनी समझ जो है वो पूरी रिसर्च में लगा दी ग्रेजुएशन के बाद सब्जेक्ट में, आर्मी लेबोरेटरी में एंड द लेबोरेटरी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने थोड़ा और काम किया उस हार्मोन के ऊपर जो कि गोल्ड स्पॉट से निकल रहा था। अपनी एग्रीकल्चर लेबोरेटरी में समर्स के दौरान उन्होंने देखा, जैसे वो गोल्ड स्पॉट में से जो हार्मोन निकल रहा था, उन्होंने उसका केमिकल स्ट्रक्चर जानने की कोशिश की, मतलब केमिकली लैंग्वेज में उसका स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करी एक डिवाइस की वजह से। और 1-1.5 साल बाद एब्राइट को, मतलब उसका एक्सरे किया उस हार्मोन का, और केमिकल स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करी, तो एब्राइट को पता चला कि उसने एक न्यू थ्योरी निकाल ली, और जिस थ्योरी का नाम क्या था कि सेल लाइफ कैसे होती है, ठीक है। उन्होंने देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने उस हार्मोन का एक्सरे फोटो लिया और केमिकल स्ट्रक्चर जाना, तब उन्हें पता चला कि अच्छा, मैंने तो एक नई डिस्कवरी कर ली कि हमारे सेल्स कैसे काम करते हैं। लेकिन बाकी सबको ये जो है वो इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लगी सारी डिस्कवरीज, और एब्राइट को भी इतनी कुछ खास डिस्कवरी लगी नहीं। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि अच्छा, अगर हमें इसका आंसर मिल जाए ना तो हम एक बायोलॉजी की बहुत बड़ी पजल का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, ठीक है। और उन्होंने देखा जैसे क्या होता है, हमने बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि ये हमारा सेल होता है, सेल के अंदर एक सेल का दिमाग होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ये ऐसा डीएनए बना होता है इस टाइप का, ऐसे ऐसे डीएनए। इस डीएनए के अंदर ये मेंशन होता है कि हमारे आंख कौन से कलर की होंगी, हमारी कितनी हाइट होगी, हमारे बालों की कितनी लेंथ होगी, कितना कैसा कलर होगा, किस टाइम पे क्या होगा हमारी बॉडी में, सब डीएनए में लिखा रहता है। तो इस डीएनए के बारे में सेल को कैसे पता चलेगा, या फिर सेल जो है वो कैसे इस डीएनए को रीड करता है, ये वाली जो थ्योरी है वो एब्राइट जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के सेल में होता है, और इस डीएनए से ही हेरिडिटी कंट्रोल होती है। हेरिडिटी क्या होती है, जो हमारे मदर फादर से हमें फीचर्स मिले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उन्हें पता चला कि डीएनए जो है हमारी पूरे जीवन का, हमारी पूरी लाइफ का एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। ब्लूप्रिंट क्या होता है, एक तरीके से पूरा चिट्ठा होता है हमारी लाइफ का कि हमारी लाइफ कैसी होने वाली है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि हम कैसे दिखेंगे वगैरह वगैरह, कौन कौन सी बीमारी हमें लग सकती है, कौन कौन सी नहीं लग सकती, कैसी इम्यूनिटी होगी, इस टाइप से, है ना। उसके बाद एब्राइट और उसके रूममेट्स जो है ड्राइंग बनाते हैं, प्लास्टिक मॉडल बनाते हैं अपनी इस थ्योरी का, और ये एक पेपर पे लिखते हैं कि कैसे कैसे प्रोसेस हो सकता है, कैसे हमारे सेल्स ब्लूप्रिंट, डीएनए का ब्लूप्रिंट रीड करते हैं। इस लोगों को इतना ज़्यादा सरप्राइज हो नहीं पाता, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि एब्राइट तो सिर्फ एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, सिर्फ हाईएस्ट ऑनर्स की डिग्री है, और 1510 बच्चों में से सेकेंड आया है क्लास में, वो इन्हें इतना एक्साइट नहीं करता। उसके बाद जब वो ग्रेजुएट स्टूडेंट के बाद रिसर्चर बने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए, तब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी थ्योरी जो है वो करेक्ट प्रूव होगी, और ये बहुत एक बड़ा स्टेप होगा कि हम अपनी लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बहुत
ये अगर थ्योरी प्रूव हो गई ना मेरी, तो मैं काफ़ी अच्छे से पूरी लाइफ को समझ सकता हूँ, पूरी लाइफ के कॉम्प्लेक्स अकड़े हुए सिस्टम को भी समझ सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और मैं देख सकता हूँ कि कैसे कैसे कैंसर के नए नए आइडियाज हो, क्योंकि कैंसर तो सेल से ही होता है, सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उन सभी को भी कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, और बाकी सारे डिसीजेस को भी। तो उसके बाद दे शोड हाउ दिस रिसर्च ऑन मोनार्क प्यूपा, उसके बाद ये दिखाते हैं कि कैसे मोनार्क प्यूपा के ऊपर जो इन्होंने इतने साल रिसर्च करी, उसकी वजह से ही उन्हें सेल लाइफ के ऊपर भी एक थ्योरी मिल गई, ठीक है। अब वो बहुत कीन ऑब्जर्वर थे साइंस के, उन्होंने बटरफ्लाई कलेक्ट करी, लेकिन उनके और भी ज़्यादा इंटरेस्ट थे, वो बहुत अच्छे चैंपियन डिबेट करते थे, पब्लिक स्पीकर भी थे, बोट रेसर जिसको आप कैनोइस्ट कहते हो वो भी थे, ऑल राउंड स्पोर्ट पर्सन भी थे, और एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे, नेचर एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट में भी उनका नॉलेज था, बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, बहुत अच्छे तरीके से स्कोर करते थे, डिबेट करते थे क्लब्स में जा जाके, सोशल स्टडीज़ के टीचर भी उनको एडमायर करते थे कि ये तो बहुत अच्छा है डिबेट वगैरह में, नए नए आइडियाज़ इसके माइंड में आते रहते हैं। तो उनकी टीचर बड़ी इम्प्रेस होती है कि कैसे एब्राइट जो है डिबेट के लिए रात रात को 3-4 घंटे एक्स्ट्रा काम करता है उस डिबेट को अच्छे करने के लिए, है ना। और साथ ही साथ बटरफ्लाई रिसर्च को भी टाइम देता है, बाकी इंटरेस्ट को भी। वो कॉम्पिटिटिव तो था, लेकिन एक बुरे सेंस में नहीं, एक पॉजिटिव सेंस में, कि अगर वो कुछ काम कर रहा है तो उसमें बहुत अच्छे से वो काम करे, इस तरीके से उसके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी, वो भी पॉजिटिव मैनर में, ठीक है। उनका जो माइंड था वो बहुत क्यूरियस वाला था, और जब से रिचर्ड की मदर ने उन्हें वो माइग्रेशन ऑफ मोनार्क की बुक दी है, तब से उनकी क्यूरियोसिटी जो है वो साइंस की वजह से बढ़ी है। तो कुल मिला के उनका जिसका भी ब्राइट की इस लेवल तक पहुंचने तक उनका किसका हाथ था सबसे बड़ा, उनकी मदर का ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो और मेरे समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।